सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है कि एंटी डाउरी लॉ जो 498A आईपीसी सेक्शन है उसको जो है मिसयूज हो रहा है, और सही भी है क्योंकि जो एनसीआरबी फिगर्स कहती है, ये फिगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है कि एक साल में करीब 2 लाख लोग अरेस्ट किए गए और उनमें से 48,000 वो हस्बैंड की मदर या सिस्टर थी। तो इस तरह से इसको पुलिस बहुत बेधड़की से 498A का इस्तेमाल कर रही है और लिबरली लोगों को अरेस्ट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि 498A का मिसयूज नहीं होना चाहिए और इसमें जो अरेस्ट होनी चाहिए वो सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी में जो 9 पॉइंट्स दिए गए हैं उनको चेक करके उस चेकलिस्ट के बाद ही अरेस्ट किया जाना चाहिए। जब हर तरीके से औरतों को अपमानित होना है, कोई भी उम्र की औरत को नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई उम्र की औरत को नहीं छोड़ा गया है। तो यही समझ में आ रहा है कि समाज में दरअसल इतनी औरतों के साथ नफरत है कि जो मुंह में आए बोल देते हैं और हमेशा औरतों के शरीर के इर्द गिर्द ही गालियां दी जाती हैं। दरअसल मसला है सोच का, सोच के साथ साथ कानून की भी बात है। शालिनी जी, मैं अब आपसे शुरू करता हूं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून में कोई अमेंडमेंट करके झूठे मामलों को रोका जा सकता है? क्या किया जा सकता है? किस तरह का समाधान किया जा सकता है कि ये जो ग्राफ को बढ़ने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं वो कयास ना होकर मामला सटीक रहे और उसमें फिर लगाम कसने पर काम किया जाए? देखिए, कानून में अश्विनी जी ऑलरेडी प्रोविज़न है कि अगर कोई झूठी एफआईआर करता है और ये पाया जाता है कि उसने एक झूठी कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके खिलाफ पूरा जुडिशियल सिस्टम एक एक्टिवेट हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि जो झूठी, जैसा कि आपने अभी दिखाया कि 498A पे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे कि झूठे केसेस भी दायर हो रहे हैं, तो वो 498A में ही नहीं, वो बहुत से सेक्शंस हैं जिनमें झूठे केसेस दायर हो रहे हैं। तो दायर जब होते हैं और पुलिस जब अरेस्ट करती है तो पुलिस को कोई दबाव में आके नहीं कहता है कि उनको आप अरेस्ट करिए जी। पुलिस इसलिए अरेस्ट करती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि भाई यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो चलो इनको अरेस्ट कर लीजिए, दिखाने के लिए। अगर पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सवाल ही नहीं उठता कि हिंदुस्तान में किसी बच्चे का अगर एक छोटा खिलौना भी गायब हो जाए तो वो 5 मिनट में रिकवर हो जाता है। चलिए, इसके साथ एक और सवाल, क्या ऐसा भी है कि कई बार टूल बना दिया जाता है? जो एजुकेशन की बात कर रही थी वो यहाँ पर जोड़कर देखा जाए कि पहले आरोप लगाने से पहले सोचा समझा जाए कि इसका क्या नतीजा हो सकता है? देखिए, ये पुलिस पे है। अगर पुलिस को लगता है कि झूठी पाई गई है तो पुलिस चाहे तो एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। जो झूठा शिकायत करता है उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, पर पुलिस जेन्युइन एफआईआर ही दर्ज नहीं करती। तो जब उनको ये लगता है ये झूठी है तो वो भी दर्ज नहीं करती। उसका कारण है कि ये लोग डरते हैं कि भाई हमारे आंकड़े बढ़ जाएंगे तो हमें ऊपर हायर अप्स को दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी पेंडेंसी हो गई है। तो बेसिकली काम करने से हमारा पूरा सिस्टम कतरा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो जुडिशियल है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है। भाई काम करो, आपको काम के लिए रखा है वहां, उससे आप क्यों वो डर क्यों है, उस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जयपुर से है, मुस्कान शर्मा। बताएं मुस्कान जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मुस्कान, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी, मैं एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आज आप चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, मैं इसकी सराहना करती हूँ जी, क्योंकि मेरे खुद के घर में ये हो चुका है। मेरे पेरेंट्स अभी तक पुलिस में नहीं जा सकते क्योंकि वो डर रहे हैं। जो मेरे ब्रदर की वाइफ है वो धमकी देती है हमेशा कि मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ केस कर दूंगी कि आप दहेज मांग रहे हैं जी। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं। और मेरी मदर को बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वो इतनी परेशान हो जाती हैं, घर में कुछ कहने की हद नहीं है, लेकिन वो एक्शन नहीं उठा पाते। शालिनी जी, इस पर आप जवाब दें, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इसमें देखिए साहब, अगर वही बात घूम फिर के वहाँ आ जाती है कि अगर शिकायत झूठी भी है, मैं दर्शक को बता दूं, तो पुलिस में इतनी फेयरनेस होनी चाहिए कि जब एक आम आदमी या आम बुजुर्ग थाने में जा रहा है तो उसको घबराहट नहीं होनी चाहिए। आज उनको घबराहट इसलिए है क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि अगर वो सच्चाई बताएंगे तो पुलिस मानेगी नहीं, पुलिस कहेगी नहीं जी। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये बताऊं आपको, जो 498 का जो सेक्शन है इतना वाइड है, इसमें क्या है कि मानसिक और शारीरिक, पति और पति के रिश्तेदार यदि किसी भी स्त्री को अगर मानसिक और शारीरिक यातना दें जी,
तो उसमें कार्रवाई हो सकती है। अब ये इतना वाइड इशू है, अब मानसिक क्या हुई, अरे भाई तुम्हारे को तुम्हारे बाबा अभी जो सब्जी केस आया बनाना उसका क्या सब्जी समाधान बनाना हो ही नहीं सकता है? सिखाया, सब्जी बनाना ही नहीं सिखाया, ये भी मानसिक यातना है। आप है जो क्या आपको बैठना ही नहीं सिखाया, बोला छोटी से छोटी बात है वो मानसिक यातना में आती है। जी पवन जी क्या कहेंगे आप? शारीरिक यातना तो बहुत बड़ी बात है। अभी जो केस आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अभी जो निर्देश आए हैं कि किसी पुलिस को भी जल्दी से लोगों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए और विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कौन सी परिस्थिति और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सावधानी पूर्वक अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस कंप्लेन आती है और सीधे बुजुर्ग सास ससुर को भी लेकर के, या कोई महिला कहीं और दूसरे शहर में रह रही है, लेकिन सवाल टूल बनने का है कि ये टूल कैसे बन जाते हैं? टूल बन जाते हैं तो क्या फिर इसके कारण ये महिला अत्याचारों में इजाफा होता है? जो मामले सामने आते हैं आंकड़े साल दर साल बढ़ते जाते हैं। नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो अभी बात बता रहे थे सुराना साहब, वो ये कह रहे थे कि जो ही रिपोर्ट आती है पुलिस सीधी कार्रवाई करके 498 के आरोपों में बंद कर देती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह 498 का ऑफेंस ही इस तरह का है। अगर कोई महिला ने आके रिपोर्ट दे दी और वो अगर बयान दे देती है कि मेरे साथ मानसिक अत्याचार हुआ है, शारीरिक अत्याचार हुआ है, तो बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कल जारी हुई है, आज कल जारी हुई है, परंतु इस गाइडलाइन से भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गाइडलाइन से इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जब तक इसमें सेक्शन में संशोधन नहीं होगा, इसमें जब मानसिक यातना शब्द नहीं हटाया जाएगा, केवल शारीरिक यातना। बिल्कुल, ये संशोधन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को उठाता रहा है। अर्चना जी, अब मैं आपके पास आता हूं। अभी तक की चर्चा में जो मसला आया कि अधिकारों की बात होती है जिम्मेदारी को लेकर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिला आयोग का जो हश्र अभी इस सरकार में हो रहा है, क्योंकि महिला आयोग एक बड़ी यूनिट है जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति काम करती है, लेकिन वर्तमान सरकार में जो तस्वीर है महिला आयोग की, उसको लेकर मैं पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। ठीक है, जब सरकारें बदलती हैं तो अभी इसको अपन सियासत से अलग लेकर के बात करेंगे। आपने चर्चा की कि एक लिटरेट महिला हो, अधिवक्ता हो, यदि उसको ये पद मिले, इस पर कवायद चल रही है, तो मैं चाहूँगी एक महिला होने के नाते कि इसको राजनीति से अलग रख के, और ये कवायद होनी चाहिए कि ऐसी पोस्ट जहाँ महिलाओं का महिला आयोग हो, समाज कल्याण या बाल कल्याण विभाग हो, तो इन सब पदों पर उन महिलाओं को नवाजा जाए जो इस क्षेत्र में काम करती हो, जो फेयर डील कर सकती हो, और उनका चयन समाज के उन तबकों से होना चाहिए जहां पर समाज में उनकी स्वीकार्यता हो। चलिए, ये तो होना चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष महिला है लाड कुमारी जैन, लेकिन उनको लगातार जिस तरह से पद छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है, उस पर मेरा सवाल वो था। उसमें तो कोर्ट ने भी अपना डायरेक्शन दिया और कोर्ट के आदेश के बाद वो बहाल भी हुई हैं, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता है कि महिला आयोग जैसे पद के साथ वो इस तरह की गरिमाहीन व्यवहार करे तो महिलाओं का। मेरी बात सुनिए, इसमें सबसे बड़ी कारण ये होता है कि चाहे महिला मुख्यमंत्री हो या पुरुष मुख्यमंत्री हो, आज भी स्थिति है कि महिला के मुद्दे को दोयम दर्जे का की तरीके से डील करते हैं। यदि पुलिस डिपार्टमेंट में या पुलिस विभाग में कोई कंप्लेन आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एसएचओ है या इंचार्ज है वो बहुत तत्परता के साथ उसको डील करने के लिए आगे बढ़ने की सोचते हो, क्योंकि इसमें जैसे आपने कहा कि मानसिक प्रताड़ना, मैं कहती हूँ वर्बल अब्यूज़ तो और ख़राब है। अगर फिजिकल अब्यूज़ से ज़्यादा यदि वर्बल अब्यूज़ होता है, उसको रोज़ ये कहा जाता है तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, तू कोई लक्षणी है, तेरे आने से हमारे घर में, तो मेरा मानना है वो मानसिक प्रताड़ना एक महिला के लिए ज़्यादा बुरी है कि उसको मारा पीटा जाए। दोनों ही बुरे हैं, लेकिन उसमें अगर तुलना करें तो वर्बल अब्यूज़ सबसे ख़राब है। तो ये जो डायरेक्शंस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें 498A में जहाँ तक मुझे जानकारी है पहले इंचार्ज को अधिकार था, अब शायद जो डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है उस तक जांच होती है और उसके बाद ही अरेस्ट करने की प्रक्रिया होती है। तो शायद मुस्कान को और अन्य जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, क्योंकि पीड़ित इनको इसलिए माना जाता है कि हर कानून का उपयोग और दुरुपयोग दोनों साथ चलते हैं, तो 498 का ए का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जागरूकता के साथ समाज के उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, वो जो देख रहे हैं कि बहू उनको प्रताड़ित करे, उनका सहयोग करे, तब ऐसे बुजुर्ग लोगों को न्याय। चलिए, लेकिन फिर मैं अपने सवाल पर आ जाता हूँ। नीता जी, क्या कहेंगी महिला आयोग के इस रुख पर, आप सरकार का जो रुख है महिला आयोग को लेकर? महिला आयोग और बाल आयोग जैसे भी अपनी बात चल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो इसका कार्यकाल और बढ़ाना चाहिए, और जो भी मतलब जिस महिला को इससे आप तो कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने पे लग रही है, वही गलत है। और उसमें
उसको कानून की, जिसको भी आप लगा रहे हैं उसको कानून की नियमों की जानकारी हो, और हम किस तरह से, जैसे कुछ पुलिस महकमे के बारे में भी उनको जानकारी हो। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे अभी जैसे मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, उसमें ये तो है नहीं कि एक भी वकील महिला नहीं होगी। नहीं, मेरा ये सवाल था कि वसुंधरा राजे जी, बिल्कुल पवन जी, मेरे ख्याल से आप बेहतर इस सवाल को उठाएंगे, महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं आप। मैं ये सोचती हूँ कि महिला आयोग का अध्यक्ष का पद एक तरह से न्यायाधीश का पद है, और उसको न्याय दिलाना है उन महिलाओं को जो पीड़ित है। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से न संबंध रख के महिला मुद्दों पे जो वास्तव में समाज में काम करती है, जिसकी समझ महिला मुद्दों के प्रति है, जो संवेदनशील है और जो साइड नहीं लेती है, ऐसी महिला, और जिसको कानून बिल्कुल। अभी इस सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि नीता जी महिला है, मुख्यमंत्री महिला है, राज्यपाल महिला है, और आप महिला आयोग के जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यह कार्यकाल से पहले ही महिला आयोग को राजनीति के कारण ही हटाने की बात आपकी पार्टी से होती है। वसुंधरा राजे जी महिला आयोग की सुविधाएं वापस ले लेती हैं, उस पर मेरा जवाब। ये तो जो चला आ रहा पहले से सिस्टम जो चला आ रहा, जो पार्टी पहले कर रही थी, कांग्रेस गलत कर रही थी तो बीजेपी गलत करेगी। जो नहीं, बात सुनिए, जो आज राजस्थान कांग्रेस को ये महसूस हुआ, आज ये एहसास क्यों, आज ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं आता? इसमें एक बात मैं कहूँ, अगर महिला आयोग है उसमें पहले कोई लगा हुआ है, कोई लगेगा फिर महिला ही लगेगी, तो उससे कहाँ फर्क पड़ रहा है? कार्यकाल की बात है, कार्यकाल पूरा कैसे मिलेगा अधिकार? तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो राज्यपालों के कार्यकाल है, अधिकार की बात है, एक महिला को अधिकार कैसे मिलेगा? देखिए, नकदंतविहीन है ये सारे जो आयोग हैं, ये ऑर्नामेंटल पोजीशंस होती है, इनमें अमेंडमेंट करके इनको सशक्त करना पड़ेगा। आपने कहा जुडिशियल उसकी पोजीशन है, लेकिन वो जुडिशियल कितनी है वो समझने की बात है। उनको अधिकार नहीं कि वो किसी को आदेश दें कि बिल्कुल उसी अमेंडमेंट की बात की जा रही है, एक सेशन कोर्ट का राइट उसको मिले, इसीलिए कहा जा रहा है कि महिला आयोग के जो सदस्य हो वो लॉ बैकग्राउंड से हो। जी, महिला आयोग का गठन क्यों हुआ कि ताकि सरकार को ये लगा कि जो महिलाएं गांव से दूर दराज से आती हैं उनको कोर्ट कचहरी में अधिवक्ताओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, और वो जाके सीधा महिला आयोग से इंसाफ की डिमांड करें। पर आपको ये समझना चाहिए कि महिला आयोग केवल एक लाल बत्ती वाली चीज़ है, टूथलेस इज द वर्ड, बिकॉज वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस देगी। अगर ज्ञान का अभाव होगा तो पार्टी नोटिस में ही भागी भागी आएगी, माफ़ी मांगेगी, पर उस माफ़ी मांगने से क्या आप उनके घर जाके मानसिकता चेंज कर सवाल आ जाता है। चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ आगरा से, ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी, बताएं सवाल अपना। सर, मैं ब्रिजमोहन बोल रहा हूँ आगरा से। मेरी वाइफ और उनके रिश्तेदार जो है उन्होंने मेरे ऊपर केस लगा दिया है 498A का, और जब एसएसपी साहब ने उसको मीडिएशन सेंटर में भेज दिया है, उसके बावजूद वो मीडिएशन सेंटर में बात करना नहीं चाहते। वो अपने पैसे के बलबूते पे और रुतबे के ऊपर पे मेरे घर वालों को बाहर निकाल दिया है, और वो लड़की अब मेरे घर में घुसकर इस केस को 360 का रूप देना चाह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने का आपका। इस पर मैं आपको जवाब मिलेगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। शालिनी जी इस पर जवाब देंगी, फिर कंक्लूजन पर हम लोग बात करेंगे। महिला अत्याचार के लिए महिला से लेकर सरकार सभी जिम्मेदार हैं। जब महिला पे शुरू से ही ज्यादती होनी चालू होती है, अगर वो तभी से रेजिस्ट करे या उसका जवाब देना चालू करे तो अत्याचार की वो सीमा बढ़ेगी नहीं। हाँ, क्यों नहीं है, कानून में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार होते रहेंगे तो आए दिन और अत्याचार बढ़ते जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा राजे है, तो उनको तो और सख्त कानून बनाने चाहिए महिलाओं को लेके। गर्भ में जितने हैं शोले के लावा फूटेंगे एक दिन, गर्भ में जितने हैं शोले। बिग फाइट में आज हमारा सवाल था कि प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों के पीछे क्या सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति जिम्मेदार होती है। इस पर आपकी राय हमें मिली। 80% दर्शक मानते हैं कि हाँ, सरकारों की इच्छा शक्ति कमजोर है, इस कारण ऐसा होता है, वरना महिलाओं को इंसाफ का रास्ता मिल सकता है। लेकिन 20% दर्शक इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते।
शालिनी जी, जो ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर थे हमारे, पहले उसका जवाब दीजिए, फिर कंक्लूजन पे बात करेंगे, इच्छा शक्ति की बात करेंगे। देखिए, आपके खिलाफ जो 498A में केस हुआ है वो केवल अभी FIR दर्ज हुई है। अब FIR दर्ज होने पे जैसे हमारे यहाँ पे शेखावत जी कह रहे थे कि इंक्वायरी की कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर वो स्टेटमेंट देती है तो सीधा अरेस्ट हो जाएंगे। ये मैं इससे लीगली भी असहमत हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि बयान देने के बाद पुलिस अरेस्ट करे। अगर पुलिस चाहे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करके उस लड़की का प्रीवियस कंडक्ट क्या है, कितनी बार उसने इस टाइप की FIRs करी हैं, कितनी बार इस टाइप की कंप्लेंट्स करी हैं, उसकी प्री हिस्ट्री क्या है, अगर पुलिस ये सारी फेयरली इन्वेस्टिगेशन में लाती है तो आई एम वेरी श्योर कि अगर झूठा केस है तो इसमें 1% भी अरेस्ट नहीं होगा। पर फिर घूम फिर के बात यहाँ सीधी आ जाती है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भ्रष्टता इस लेवल पर पहुँच गई है, करप्शन इस लेवल पर पहुंच गई है कि जब थाने में एक केस आता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये सोचता है कि इस केस में से मैं अब और कितना कमा लूं। वो ये नहीं देखता कि मेरे को इसमें कोई जस्टिस करना है या फिर इन्वेस्टिगेशन। चलिए शालिनी जी, अगर इसमें सरकार की इच्छा शक्ति हो, मजबूत कानून हो और सरकार का दबाव सिस्टम पर हो, तो फिर क्या तस्वीर बदली जा सकती है? बिल्कुल, क्या हो सकता है रिफॉर्म का रास्ता? बिल्कुल साहब, तस्वीर बिल्कुल बदली जा सकती है। विद इन अ मंथ, 30 डेज के अंदर पूरी प्रदेश के सिस्टम को करा जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारे पास विल है। अगर हमारे पास विल है और हमारे पास सिस्टम्स हैं स्ट्रॉन्ग, और ऐसे अधिकारी भी हैं पुलिस ऑफिसर्स जो बहुत ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, पर हमने उनको आउटलाइन में लगा रखा है, तो गेट दी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, स्पिरिटेड लोग टुगेदर, गेट देम इन दी सिटीज, गेट देम इन दी प्रॉपर प्लेसेस जहाँ पे क्राइम रेट बढ़ा है, गिव देम फुल पावर, हैव फेथ इन देम, एंड यू विल सी कि बिल्कुल तस्वीर बदलेगी। राजेंद्र जी, आपकी नज़र में क्या रास्ता हो सकता है इसमें? यह है कि एक तो जैसे भी गुजरात में महिलाओं का पुलिस संगठन में प्रतिशत बढ़ाया, 33% कर दिया जी, तो वैसे ही राजस्थान में भी महिलाएं हैं, उनको पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि क्या महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी तो वो खुद संवेदनशील होगी महिलाओं के अत्याचारों के प्रति, और वो उनको अच्छी तरह से डील कर पाएगी जी। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा गठन होना चाहिए और उनमें टाइम बाउंड सुनवाई होनी चाहिए। अभी तक क्या है कि हमारा जो प्रोसीजर है, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर, वो इतना मतलब उसमें इतनी खामियां हैं, इतने दोष हैं कि आदमी को न्याय पाने में बड़ा विलम्ब होता है। आज वकील साहब नहीं आए, आज APP साहब नहीं आए, आज जज साहब नहीं आए, आज हड़ताल है, आज किसी भी वकील साहब का निधन हो गया इसलिए आज रेफरेंस है। अदालतों में गवाह बैठे रहते हैं, उन गवाहों की गवाहियाँ नहीं ली जाती, उनसे क्रॉस ढंग से नहीं किए जाते, तो ऐसी स्थिति में न्याय देरी ना हो जाता है। जब न्याय देरी ना हो जाता है तो उससे निश्चित रूप से समस्याएं बढ़ती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन हो, समयबद्ध हो, अपीलों का भी समय हो। आपको क्या लगता है सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती है? जिस रास्ते की बात की जा रही है, जिस रिफॉर्म की बात की जा रही है, उस पर सरकार आगे काम करेगी? सरकार को जैसे भी कहा कि इस जितने भी नियम कानून बनते हैं उनका मिसयूज भी होता है। कहीं तो मतलब जो नियम बनाए गए वो इसलिए बनाए गए कि महिला अत्याचारों में जो महिलाओं के प्रति उसको रोका जाए, परंतु इनका दुरुपयोग भी होने लगा। तो अभी जैसा ये कह रहे हैं कि अब अगर ऐसा होता तो इसके कई स्तर पर, कई लेवल्स पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए कि छोटे से छोटे बिंदु तक हमको पहुंचना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम महिलाओं को बचाने के चक्कर में कि महिला आयोग बनना, कहीं आगे चल करके पुरुष आयोग भी बनाना पड़ जाए, कहीं ऐसा। अर्चना जी, क्या कहना चाहेंगी आप? नीता जी ने एक बहुत ही हास्यास्पद बात कही। वैसे पुरुष आयोग तो नहीं है, लेकिन पुरुष जो है पत्नी बचाओ संघ तो बने हुए हैं कई जगह, तो ऐसी बात नहीं है। विदेश अमेरिका में तो उसका एक पूरा रैली भी निकली थी अभी थोड़े समय पहले। लेकिन मेरा रिफॉर्म्स की बात करूंगा, रिफॉर्म्स को लेकर महिला अत्याचारों पर लगाम किस तरह से कसी जा सकती है? जो आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं उसमें इजाफा कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ हम ये सोचे कि सरकारें अपना दायित्व निभाएंगे और चुटकियों में समाधान हो जाएगा तो बिल्कुल निराधार है, और हमें वेस्टर्न कल्चर पर भी इसको थोपने की आवश्यकता नहीं है। अगर 100 वर्षों का इतिहास देखें तो पूरे वेस्टर्न सोसाइटी ने अपने आप को परिष्कृत किया महिला की स्थिति के संदर्भ में।
हमें सिर्फ करना इतना है कि जितने कापुरुष, मैं कापुरुष कहती हूँ उनको, समाज कंटक नहीं कहती, ऐसे कापुरुषों का बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार सामाजिक स्तर पर भी हो, क्योंकि ये शुरुआत कैसे होती है, जो नीता जी ने कहा कि हम शिक्षा कौन सी दे रहे हैं, जो मशीनीकरण ही हो गया मानव का, जब माता पिता का सिर्फ ध्यान इसी पर केंद्रित है कि हमारा बच्चा या बच्ची कौन सा करियर अडॉप्ट करने वाले हैं, किस कहते हैं ना ग्रुप में रह रहे हैं, किस पीयर ग्रुप के आधार पर उनका विकास, उस चीज़ पर तो हमारा ध्यान नहीं है। तो आवश्यकता ये है, हाँ बिल्कुल पैकेज की बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उसका कंडक्ट कैसा है और भविष्य में वो क्या करने वाला है। तो ये सारी स्थितियाँ, इसका अवलोकन करें और जो हमारी सिस्टम के साथ साथ सोसाइटी में भी रिफॉर्म की जरूरत है। सोशल रिफॉर्म पर ही इस रिफॉर्म को आप आधारित करिए। इसे राजनीति से जोड़ेंगे या फिर पुलिस से जोड़ेंगे तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। पवन सुराणा जी, आपसे जानना चाहूँगा, कंक्लूड कमेंट आपका क्या रहेगा? मुझे लगता है कि एक तरफ तो जो इसको न्याय दिलाने वाले जो संस्थान हैं उनमें संवेदनशील लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है, और नेतृत्व ऐसा हो कि वो उनको संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करे, अच्छे काम के लिए प्रेरित करे। इनमें से भी कई लोग हैं जो संवेदनशील हैं, पर कुछ लोग चुप इसलिए बैठे हुए पुलिस में भी कि हम करें तो हमारे क्या है, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। तो जो अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। दूसरी बात, मानसिकता में बदलाव के लिए शिक्षा में परिवर्तन की ज़रूरत है, उसमें मानवीय मूल्यों वाली शिक्षा। दूसरी बात, घर में भी जब बच्चा आता है वो किसके, कौन उसके दोस्त हैं, कैसे वो अपनी दिनचर्या करता है, सारे दिन क्या वो टेलीफोन पे और मोबाइल पे ही व्यस्त। सरकार और सिस्टम को लेकर आपकी राय? सरकार और सिस्टम को सरकार को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए, और केवल रूटीन में कि ऐसा तो होता ही आया है इसलिए होता रहेगा, नजरिया बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।